एनसीईआरटी रिमझिम तीसरी कक्षा पाठ 3 चांद वाली अम्मा। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीजों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वे आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूरकर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आव देखा ना ताव और कस कर एक झाड़ू आसमान को दे दिया। आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही एक झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सही चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। लेखक तारा निगम। इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। तुम्हारी कल्पना से। प्रश्न, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? उत्तर, बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर उठाए जा रहा था। अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी ताकि वह गिरने से बच जाए और आसमान से पीछा छूट जाए। प्रश्न, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर, चांद वाली अम्मा के पास केवल वही एक झाड़ू थी, इसीलिए वह उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। प्रश्न, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा? उत्तर, चित्रों के अनुसार अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया, कबूतर व आसमान रहते थे। प्रश्न,
आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? उत्तर, उस समय आसमान ऊपर नीचे हो सकता था। उसे अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था, इसलिए वह अम्मा की कमर से टकराता होगा ताकि अम्मा उसे डांटे और वह उन्हें तंग करे। प्रश्न, जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? उत्तर, घबराकर, छोड़ दे बेटा, गिड़गिड़ाकर, माफ कर दो, गुस्से में, अभी बताऊं तुम शैतानी करती सुनने पर, आप तंग करके बता। प्रश्न, घर की सफाई करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है? उत्तर, घर की सफाई करने के लिए झाड़ू, झाड़न, फिनाइल, पानी, बाल्टी, डिटॉल इत्यादि का इस्तेमाल होता है। प्रश्न, किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? उत्तर, त्योहार, दिवाली, जन्माष्टमी, राखी, विवाह, जन्मदिन तथा किसी खास मेहमान के आने पर हमारे घर में सामान हटाकर खूब जोर जोर से सफाई होती है। प्रश्न, ये मौके खास क्यों हैं? उत्तर, त्योहार, विवाह तथा जन्मदिन आदि ऐसे अवसर हैं जो जब आते हैं घर प्रसन्न और आनंद से भर जाता है और घर में बहुत चहल पहल होती है, इसीलिए ये मौके हमारे लिए खास होते हैं। प्रश्न, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना। उत्तर, धोना, पोंछना, चमकाना, रगड़ना, धूल हटाना आदि। अम्मा, प्रश्न, अम्मा उसे घूर कर देखती है तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? जैसे मेरा दोस्त घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। मेरे पिता, मेरे शिक्षक, मेरी बहन। उत्तर, मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं किसी के सामने जिद करता हूँ। मेरे शिक्षक घूर कर देखती हैं जब मैं पढ़ाई के स्थान पे कुछ और काम कर रहा होता हूँ। मेरी बहन जब मुझे खेलने को कहती है और मैं उसके साथ खेलता नहीं तब वो मुझे घूर के देखती है। प्रश्न, रस्साकशी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हों। उत्तर, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट इत्यादि। प्रश्न, बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो तुम्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे और यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में यह काम कौन करता है। बूढ़ी अम्मा के काम है पानी भरना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना बनाना। मेरे घर में पानी भरना माता पिता या घर के अन्य बड़े सदस्य करते हैं। मेरे घर में सफाई करना सफाई वाली माता पिता या अन्य बड़े लोग करते हैं। मेरे घर में कपड़े और बर्तन धोना सफाई वाली या माता जी करती हैं। मेरे घर में खाना बनाना मेरी माताजी या मेरी दादी जी करती हैं। प्रश्न, तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। घर के काम, बाहर के काम। घर के काम, पानी भरना, सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना। तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। घर के काम, बाहर के काम। घर के काम में हर चीज जगह पर रखना, बर्तन उठाना, मेहमानों को बिठाना, जूते पॉलिश करना। घर से बाहर के काम होते हैं दादाजी को बाग में ले जाना, छोटी बहन को खिलाना, घर के लिए जरूरी सामान लाना, पड़ोसियों को बुलाने जाना।
प्रश्न, इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, छाट कर तालिका में लिखो। नाम वाले शब्द हैं आसमान, अम्मा, चांद, झाड़ू। काम वाले शब्द हैं झाड़ू लगाना, पानी भरना, उठाना, खाना बनाना। प्रश्न, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो एक बार उत्तर, अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं है। मैं तो एक बार अंधेरे में सीढ़ी के पास छिपकर खड़ा हो गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरे भाई बहन को वहां से आना था। जैसे ही आए मैं जोर से चिल्ला पड़ा। वे डर गए और गिरते गिरते बचे। इसके बाद माता जी ने मेरी बहुत पिटाई की। इस पाठ के प्रश्न उत्तर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, एक बारी पढ़ जरूर लीजिएगा। एनसीईआरटी रिमझिम कक्षा तीसरी, पाठ शेखीबाज मक्खी। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के एकदम पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पे। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में कौन समय बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मन मन मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मन मन मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। लेखक का नाम योगेश जोशी। इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के साथ
बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी ही समझदारी से घमंडी मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाकर मार दिया और सबको बचा लिया। प्रश्न, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। उत्तर, मक्खी मकड़ी को पकड़ने जब उसके जाल में घुसी तो वह फंस गई। उसने जाल से निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु जितनी कोशिश करती उतना ही फंसती जाती। इस तरह से उसका घमंड चूर चूर हो गया और आखिर में वह मर गई। प्रश्न, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? उत्तर, यदि लोमड़ी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो चतुर लोमड़ी, समझदार लोमड़ी आदि होता। यदि शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो मूर्ख शेर। प्रश्न, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। इस शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। उत्तर, कहानी का अन्य शीर्षक घमंडी का सिर नीचा, जैसी करनी वैसी भरनी हो सकता है। प्रश्न, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? उत्तर, जब हमें कोई गहरी नींद से जगाता है तो हम गुस्सा नहीं करते, बल्कि उसे कहते हैं कि हमें सोने दो, नींद आ रही है, या अभी थोड़ी देर में उठते हैं। प्रश्न, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? उत्तर, हम खाली बैठे बैठे ऊब जाते हैं। कभी कभी बहुत देर तक पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं। कई बार बहुत देर तक खेलते खेलते भी ऊब जाते हैं। कभी हमारा दोस्त अपनी एक ही बात कई बार सुनाता है, उसकी बात सुनकर भी ऊब जाते हैं। प्रश्न, मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया लोमड़ी को बताओ। उत्तर, लोमड़ी बहन देखो, इस मक्खी ने मुझे कितना तंग किया हुआ है। इसने मुझे पूरे दिन सोने नहीं दिया, मेरे मना करने पर और भी तंग कर रही है। जब मैंने मारने की धमकी दी तो वह लड़ने को तैयार हो गई। वह कभी मेरे माथे, कभी हाथ, कभी नाक, कभी कान पर बैठ जाती है। अपने पंजे से उसे मारने की कोशिश करते करते मैं खुद ही घायल हो गया हूँ। मैं उससे बड़ा परेशान हूँ, मुझे इससे बचाओ। प्रश्न, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? अक्सर, कभी कभी। उत्तर, अक्सर स्कूल से आकर खाना खाकर आराम करते हैं। कभी कभी आराम करते हुए टेलीविजन भी देखते हैं। प्रश्न, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? शेर ने भोजन में मांस खाया होगा। हम भोजन में रोटी, चावल, सलाद, दही, खीर, पूरी, आलू, सब्जी आदि खाते हैं। प्रश्न, कहानी के हिसाब से बताना है कि कौन क्या है। घमंडी कौन था? घमंडी मक्खी थी। चतुर कौन था? चतुर हाथी था। समझदार कौन था? समझदार हाथी था। डरपोक कौन था? डरपोक शेर था।
सबसे चतुर कौन था? सबसे चतुर लोमड़ी थी। आलसी कौन था? आलसी हाथी था। प्रश्न, चुटकी बजाने का मतलब है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ। उत्तर, मैं कंघी करना, जूते पहनना, दूध पीना, आइसक्रीम खाना आदि काम चुटकी बजाते ही पूरे कर लेता हूँ। प्रश्न, अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, उसमें से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, या शेखबाजी मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। उत्तर, हमने गीता, सीता, मोहन, मनन, विमल को लेकर टोली बनाई। इसमें 5 जगहों के नाम, 5 सींग वाले जानवरों के नाम, 5 रस वाले फलों के नाम लिखने के लिए कहा। एक एक पर्ची पर एक एक को दी गई। सबसे पहले मनन ने बताया, उसे लीडर बना दिया। आप लोग भी अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों की सहायता से इस टास्क को कर सकते हैं। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा। उत्तर, शेर गुस्से से पागल हो गया। उसकी जरा खबर लो ना। उत्तर, उसके बारे में पता करो या उससे जाकर ठीक से समझाओ। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। उत्तर, उस मकड़ी को शीघ्र ही मार देती हूँ। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। उत्तर, जंगल के राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? जलते बल्ब के पास। जलते बल्ब के पास मच्छर, छिपकली, पतंगे। खेतों में टिड्डियां, मच्छर, चिड़िया। इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर, मक्खी। फूलों पर भंवरे, तितलियां। कचरे के ढेर पे मच्छर, मक्खियां। हलवाई की मिठाइयों पर मक्खियां, मधुमक्खियां। प्रश्न, क्या तुम किसी शेखबाजी को जानते हो? कौन है वह? वह किस चीज के बारे में शेखी बघाड़ता है? उत्तर, मेरी एक सहेली है जो अपनी हर चीज की शेखी बघाड़ती है। वह अपनी हर चीज को कीमती व विदेशी बताती है, अपने हर काम को बढ़ा चढ़ाकर बताती है। बच्चे लोग अपने अपने हिसाब से इसको सोच सकते हैं। इस पाठ के प्रश्न उत्तर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, एक बारी पढ़ जरूर लीजिएगा। एनसीईआरटी रिमझिम कक्षा 5वीं कविता गुरु और चेला। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था न धेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालन न भगरी। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। कहा बढ़ के ग्वालन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबुझ राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रे लपेला।
टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। टके सेर मिलती थी रबड़ी मिलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेरे नगरी, था अनबुझ राजा। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल, चमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। गिरी राजे की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया। कहा संतरी ने, महाराज साहब, न इसमें खता मेरी, ना मेरा करतब। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह मोटी घनी थी। खता कारीगर की, महाराज साहब, न इसमें खता मेरी, यह मेरा करतब। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है, आज इसको कजा दो। कहा राहगीर ने, जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। यह बिश्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने, जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। चला आया भिश्ती, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। ये मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की हिकमत। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक, खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी, ये गलती बिरानी। है मंत्री की गलती जो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने, जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसी फांसी दो तुम उसी क्षण। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता न हलवा दनादन। कहा संतरी ले चले आप फौरन, महाराज ने भोजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, यहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। यह मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने, कुछ खता तो बताओ। कहा राजा ने, चुप ना बकबक मचाओ। मगर था बुद्धू ना चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रे लपेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। चढ़ेगा तो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। कहा राजा ने बात सच कर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा।
बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेरे नगरी था अनबुझ राजा। कवि सोहनलाल द्विवेदी। यह कहानी अंधेर नगरी के गुरु और चेले से शुरू होती है। दोनों एक साथ ही आते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि यह अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख है। यह सुनकर गुरु अपने चेले को उस नगरी से फौरन वापस चलने को कहता है, लेकिन चेला वापस जाने से इनकार कर देता है, कारण नगरी में हर चीज 1 टके की मिलती थी। तब गुरु अकेले ही वहां से चले जाते हैं और चेला वहीं रहकर खाने पीने का आनंद लेने लगा। उस नगरी में खीरा, ककड़ी, रबड़ी, मलाई जैसी चीजें टकासेर मिलती थी। कुछ दिन बाद नगरी की एक दीवार गिर जाती है। तब राजा उसके दोषी को पकड़ने का हुक्म देता है। दोषी के रूप में सिपाही, कारीगर, भिश्ती, मशक वाले, मंत्री सबको पकड़कर लाया जाता है। बाद में दोषी के रूप में मंत्री को फांसी देने का आदेश होता है, लेकिन उसकी मोटी गर्दन नहीं थी, इसलिए मंत्री को फांसी नहीं दी जाती और चेले को फांसी देने के लिए लाया जाता है, क्योंकि उसकी गर्दन मोटी होती है। तब चेला अपने गुरु को याद करता है और गुरु आकर अपनी चालाकी से चेले को फांसी से बचा लेता है। साथ ही मूर्खता के कारण राजा स्वयं ही फांसी पर चढ़ जाता है। मूर्ख राजा के मरने से सारी प्रजा खुश हो जाती है। इस कविता के प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। प्रश्न, टका पुराने जमाने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीजें 1 रुपए किलो मिलने लगे तो इससे किस तरह के फायदे और नुकसान होंगे? उत्तर, अगर आजकल सब चीजें 1 रुपए किलो मिलने लगे तो इससे सारी जनता को फायदा होगा, लेकिन उन्हें चीजें 1 रुपए किलो में मिलने लगेंगी। लेकिन वहीं दुकानदार और विक्रेताओं को नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें हर चीज 1 रुपए किलो बेचनी पड़ेगी, जिससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। भारत में कोई चीज खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। विभिन्न देशों की मुद्राएं किस प्रकार की होती हैं? सऊदी अरब देश की मुद्रा दिनार होती है, जापान देश की मुद्रा येन होती है, फ्रांस देश की मुद्रा यूरो होती है, इटली देश की मुद्रा यूरो होती है, इंग्लैंड देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग होती है। प्रश्न, क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना और उसे अपनी कक्षा में सुनाओ? हाँ, मैंने खरगोश और शेर की कहानी पढ़ी है। जंगल में शेर रहता था, वह मांस खाता था। उसने खरगोश को खाने के लिए अपने पास बुलाया। पहले तो खरगोश वहां जाने से डर रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके शेर के पास चला गया। जब शेर ने पूछा कि तुम देर से क्यों आए हो, तो उसने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे आपसे ही बड़ा शेर मिल गया था, उसी ने मुझे रोक लिया था। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने खरगोश को वह स्थान दिखाने को कहा जहां उसे बड़ा शेर मिला था। खरगोश उसे अपने साथ एक कुएं के पास ले गया और कुएं की तरफ इशारा किया। शेर ने जब कुएं में नीचे की ओर देखा तो उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। वह उसे दूसरा शेर समझने लगा और गुस्से में दहाड़ने लगा। उसकी आवाज कुएं में गूंजकर वापस आई तो उसने सोचा कि दूसरा शेर दहाड़ रहा है। गुस्से में वह उस पर झपटा और नीचे कुएं में गिर गया। इस प्रकार खरगोश की होशियारी से अपनी जान बचा ली। प्रश्न, कविता को ध्यान में रखकर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य, सड़कें, बाजार, राजकाज वाक्य बनाने हैं। उत्तर, अंधेरी नगरी के बारे में कुछ वाक्य इस प्रकार से हैं। अंधेरी नगरी की सड़कें चमकदार थी। अंधेरी नगरी में सभी चीजें टका से भाव मिलती थी। अंधेरी नगरी में कोई नियम नहीं था। अंधेरी नगरी में किसी के दोष की सजा किसी को मिलती थी। अंधेरी नगरी में खूब बारिश होती थी और बिजली चमकती थी। प्रश्न,
क्या ऐसे देश को अंधेरी नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। हाँ, ऐसे देश को अंधेरी नगरी कहना ठीक है क्योंकि यहाँ के शासन व्यवस्था और सजा देने का नियम गलत था। चारों ओर अज्ञानता का वातावरण था। यहाँ का राजा महामूर्ख था। प्रश्न, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। अंधेरी नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? उत्तर, अंधेरी नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि उस राजा की राज प्रणाली ठीक नहीं थी। प्रश्न, राजा यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा करें। उत्तर, प्रजा ने राजा को खुद इसलिए नहीं हटाया क्योंकि उस समय राजा का महत्व सबसे अधिक था। राजा ही राज्य का मुखिया होता है तथा उसी का हुक्म चलता है। प्रश्न, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। गुरु जी ने क्या बात कही थी? उत्तर, गुरु जी ने कहा था कि मुहूर्त फांसी पर चढ़ने के लिए शुभ नहीं है। प्रश्न, राजा यह बात सुनकर फांसी लटक गया। तुम्हारे विचार में गुरु जी ने जो बात कही वह सच थी? उत्तर, राजा गुरु जी की बात सुन के फांसी पर लटक गया लेकिन गुरु जी ने बात कही थी वह सच नहीं थी। प्रश्न, गुरु जी ने यह बात कहकर सही किया या गलत? उत्तर, गुरु जी ने यह बात कहकर सही किया क्योंकि इस झूठ से उन्होंने अपने बेगुनाह चेले की जान बचाई थी। प्रश्न, अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरह बढ़ेगी? थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। उत्तर, थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली, बरसता था पानी चमकती थी बिजली, गरजते थे बादल दमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। प्रश्न, क्या होता यदि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती? उत्तर, तो मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। प्रश्न, राजा गुरुजी की बातों में ना आता। उत्तर, राजा गुरुजी की बातों में ना आता तो चेले को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। प्रश्न, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी तो महाराज किस किस को बुलाते, आगे क्या होता? उत्तर, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी तो महाराज कारीगर भिष्टी और मशक वाले को बुलाते, फिर शायद वह उन सबको फांसी की सजा देने की आज्ञा देते। प्रश्न, शब्दों की छानबीन। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं यह भी बताओ। प्रश्न, ना जाने कि अंधेर हो कौन क्षण, क्षण का मतलब होता है क्षण। गुरु ने कहा तेज ग्वालन ने भगरी, भग का मतलब होता है भाग। इसी से गिरी यह ना मोटी घनी थी, घनी का अर्थ होता है गहरी। ये गलती ना मेरी ये गलती बिरानी, बिरानी का मतलब होता है पराई। न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, मुहूर्त मतलब मुहूर्त। प्रश्न, चमाचम थी सड़कें। इस कविता में चमाचम शब्द आया है। शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों में शब्द भरना है। आंधी के कारण पेड़ से डैश फल गिर रहे थे। उत्तर, आंधी के कारण पेड़ से पटापट फल गिर रहे थे। प्रश्न, हंसा अपना सारा काम डैश कर लेती है। हंसा अपना सारा काम फटाफट कर लेती है। प्रश्न, आज रहमान ने डैश सफेद कुर्ता पजामा पहना है। आज रहमान ने चकाचक
कपड़ा पहना है। उस भुक्कड़ ने डैश सारे लड्डू खा डाले। उस भुक्कड़ ने चटाचट सारे लड्डू खा डाले। प्रश्न, सारे बर्तन धुलकर डैश हो गए। सारे बर्तन धुलकर चकाचक हो गए। इस कविता के प्रश्न उत्तर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी रिमझिम कक्षा 4 कविता मन के भोले भाले बादल। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जो कर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से गुब्बड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। कवि कल्पना सिंह। इस कविता के प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं, तुम्हारी समझ से। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? उत्तर, जब बादलों से बहुत अधिक बारिश होती होगी तब नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी भर जाने से उनमें बाढ़ आ जाती होगी। इस तरह बादल नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। प्रश्न, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? उत्तर, बादलों के आपस में टकराने से तेज आवाज होती होगी। इस तरह बार बार टकराकर वे बार बार गरजते होंगे। उससे सुनकर ऐसा लगता होगा कि ढोल बजा रही हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रहा करते शैतानी। बादल कैसे शैतानियां करते होंगे? बादल कभी तेज आंधी और बारिश करते होंगे, कभी रुक जाते होंगे, कभी आपस में टकराकर चमकते गरजते होंगे, कभी नदी नालों में बाढ़ ला देते होंगे। इस प्रकार बादल तरह तरह की शैतानी करते होंगे। प्रश्न, कैसा कौन? सूरज सी कैसे चमकीली, क्या कौन? थाली। सूरज सी चमकीली थाली, चंदा सा गोरा मुखड़ा, हाथी सा भारी भरकम आदमी, जोकर सा हंसमुख स्वभाव, परियों सा सुंदर पंख, गुब्बारा सा फूला हुआ पेट, ढोलक सा बजता डिब्बा। तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? उत्तर, जब नमी से युक्त गर्म हवाएं बारिश के साथ तेजी से ऊपर की ओर जाती हैं, तब तूफान की स्थिति बनती है। इससे तेज हवाएं चलती हैं, आकाश में गहरे काले बादल छा जाते हैं, उनके मध्य बिजली भी कड़कती है। इससे ही तूफान पैदा होता है, इसलिए बादलों को तूफानी कहा गया है। प्रश्न, साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं? उत्तर, साल के जुलाई और अगस्त के महीने में ज्यादा बादल छाते हैं। कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं? उत्तर, कुछ बादल काले दिखाई देते हैं, कुछ सफेद और कुछ गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। बादल पानी की भाप से बनी बूंदों से बनते हैं। बादल सचमुच काले नहीं होते। प्रश्न, बादल किन किन रंगों के होते हैं? बादल, उत्तर, बादल काले, गहरे स्लेटी और सफेद रंगों के होते हैं। सूर्य की किरणों के कारण वे सुबह और शाम को लाल और केसरिया रंग के भी दिखाई देते हैं। प्रश्न, कविता में बादलों को भोला कहा गया है, इसके अलावा बादलों के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। माँ से मतवाले, सी से जिद्दी,
शै से शैतानी, तू से तूफानी। प्रश्न, बारिश की आवाजें अब कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी, पानी के बरसने की आवाजें झरझर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाजें बताओ। टप टप टप, रिमझिम, छप छप छप, टिप टिप टिप, छम छम छम, चट चट चट। प्रश्न, कैसे कैसे पेड़। बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ, कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखिए, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करेंगे। कोई पेड़ पीपल सा विशाल है, कोई नींबू के पेड़ सा छोटा है, कोई पेड़ बांस जैसा लंबा और पतला है, कोई पेड़ बरगद सा मोटा है, कोई पेड़ नीम सा घना है, कोई पेड़ बबूल सा टेढ़ा मेढ़ा है। इस कविता के प्रश्न उत्तर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से पढ़ लीजिएगा एक बारी। NCERT रिमझिम कक्षा 4th, पाठ किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के नीचे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उल्टना पलटना आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में से नीचे कौन फेंकेगा? हो ना हो, यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं?
सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा लेकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कुल 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता तब जानू। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक इसका मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तू कह रहा था इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी भी नहीं हो सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाना ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा जा, बढ़ाया गेंद वाला। क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूं, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही मेरी गेंद है, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से करवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से करवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी आवाज आती थी, मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इस सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआब से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप रहा। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया।
दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलाते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठाका मारकर हंस पड़े। लेखिका शांता कुमारी जैन। बेल कौन कौन सी होती हैं और पौधा कौन कौन सा होता है? बेल सीताफल, लौकी, तोरी, करेला, ये सब बेल पे लगते हैं। पौधा भिंडी, गोभी, बैंगन, मिर्च, टमाटर, इनके पौधे होते हैं। जिस मकान में 2 मंजिलें हो उसको दो मंजिला कहते हैं। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो उसे दोपहिया कहते हैं। जिस झंडे में 3 रंग हो उसे तिरंगा झंडा कहते हैं। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो उसे चौराहा कहते हैं। जिस स्कूटर में 3 पहिए हो उसे तिपहिया स्कूटर कहते हैं। इस पाठ के प्रश्न उत्तर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा।